दोस्तों वेलकम बैक। डिविडेंड से रिलेटेड सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों डिविडेंड्स से रिलेट करते हुए अगर हम लोग सबसे पहली बात को समझें वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी इनकम का सरप्लस इकट्ठा कर लेता है तो उस पैसे को वो फर्दर इन्वेस्ट करता है एक्स्ट्रा और इनकम कमाने के लिए। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है और आप उस पैसे को यूज़ करके कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई ज़मीन परचेज कर ली, कोई आपने फ्लैट या रेजिडेंशियल एकोमोडेशन आपने परचेज कर लिया, या कोई फैक्ट्री गोडाउन दुकान आपने परचेज कर लिया, तो वहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंट। इसी प्रकार से अगर आपके पास कुछ पैसा है लेकिन इतना पैसा नहीं है कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सके, बट स्टिल यू हैव अ गुड डिसेंट अमाउंट टू इन्वेस्ट, यू हैव अनदर ऑप्शन दैट यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बट बी केयरफुल, गोल्ड के अंदर भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गोल्ड से कोई रेगुलर रिटर्न्स नहीं मिलते हैं एज वी कंपेयर इट विद इमूवेबल प्रॉपर्टी और इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। यस, गोल्ड में भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम रहता है, तो बहुत ज़्यादा ये फेमस नहीं है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ अर्निंग इनकम्स एंड देन मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो अगर आपके पास ह्यूज इनकम्स हैं और आप उस इनकम में से कुछ पैसे को बचा के फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, तो यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट यू कैन इन्वेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, फ्लैट, बंगला, कोठी, दुकान, गोदाम, फैक्ट्री, or you can invest in stocks. When we say stocks, we are referring to stock market. जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और आप उसको होल्ड करके अपने पास रखते हैं तो आपको वहाँ से रेंट की इनकम आती है। इसी प्रकार से जब स्टॉक्स को आप अपने पास होल्ड करके रखते हैं तो स्टॉक्स को होल्ड करके आपके पास अगर वो इक्विटीज़ हैं, अगर वो शेयर्स हैं, तो आपको उसके ऊपर मिलता है डिविडेंड। लेकिन अगर आपने डेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तब आपको उसके ऊपर मिलता है इंटरेस्ट। जनरली आमतौर पे ये देखा गया है कि जब हम लोग किसी प्रॉपर्टी के बात करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका रेंट होता है, ये रेंट जनरली 1% to 2% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होता है। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत है, उस प्रॉपर्टी की कीमत का 1 से लेकर 2% का आपको रेंट मिलता है। लेकिन अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में अक्सर ये देखा गया है कि जो भी आपकी शेयर्स का या बॉन्ड्स डिबेंचर्स की वैल्यू है, उसका लगभग 5 से लेकर 7% का आपको रिटर्न मिल जाता है। तो on one side you have 1 to 2% of your returns, and on the other side you have the returns of 5 to 7%, which is regarded as very good returns. बहुत अच्छे returns माने जाते हैं। And I'm talking about rentals, I'm talking about dividends and interest. I'm not talking about the value appreciation. Value appreciation अलग चीज़ है, वो capital gains में जाएगा, वो एक अलग चीज़ रहेगा। Coming back, जो आज हमारा टॉपिक का मेन टॉपिक है डिस्कशन का, वो है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होता है? देखिए, जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटीज के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी के जो मुनाफा है, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, उन सभी शेयर होल्डर्स के साथ जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो जब कंपनी के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बदले में आपको पैसा मिलता है एज अ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज व्हाट यू कॉल एज अ डिविडेंड। लेकिन क्या हर केस में हर कंपनी डिविडेंड दे देती है? मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए नो। ऐसा इस वजह से क्योंकि जनरली आमतौर पे ये देखा गया है, जो नई कंपनीज हैं या जो छोटी कंपनीज हैं, जो बिल्कुल कंपनी अभी नई नहीं बनी है, कोई छोटी सी कंपनी है, कोई बहुत बड़ा उसका बिजनेस लेवल नहीं है, तो जनरली ये कंपनीज क्या करती हैं, जो भी ये अपना पैसा कमा रही हैं उस पैसे को ये फर्दर अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना प्रेफर करती हैं। They don't like to distribute the money among their shareholders as a dividend in the initial stages
of the career of the company, but the moment the company becomes a big company, जहां पे भी कंपनी बड़ी कंपनी बन गई, कंपनी एक पुरानी कंपनी बन गई, तो वहां पे फिर अब ये टेंडेंसी थोड़ी सी बदलती है. अब इनको कंपनीज को ये बात पता है कि वी हैव बिकम बिग कंपनी बिकॉज आवर शेयर होल्डर्स हैव शोन पेशेंस इन द रिसेंट पास्ट. अगर रिसेंट पास्ट में वो अपने पेशेंस ना दिखाते, अपने पैसे के ऊपर उनको रिटर्न नहीं मिला, लेकिन स्टिल दे स्टेड इन्वेस्टेड, और अगर वो ये पेशेंस ना दिखाते तो शायद वो कंपनी छोटी कंपनी ही रह जाती, बड़ी कंपनी कभी बन ही ना पाती. तो नाउ दिस बड़ी कंपनी या दिस पुरानी कंपनी नाउ वांट्स टू अप्रिशिएट द टाइम इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर, मनी इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर, और इस वजह से ये लोग अब अपने शेयर होल्डर को कुछ रिटर्न्स देना स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड. तो वट एवर दे आर अर्निंग, उसमें से कुछ पार्ट ये लोग अपने बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ पार्ट डेफिनेटली वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज द डिविडेंड. अब ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके दो तरीके हैं डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के. एक तो है कि आप ये पैसा के तौर पे डिविडेंड दे दें. जब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया पैसा, तो पैसा डजंट मीन्स कि 500 के नोट और 2000 के नोट और 100 के नोट. व्हेन वी से कैश, देन कैश का मतलब अगर आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसा दे रहे हैं, इवन दैट इज टू बी रिगार्डेड एज कैश. एनीथिंग मॉनेटरी इज रिगार्डेड एज कैश ओवर हियर. और दूसरा हो सकता है कि बोनस शेयर्स के तौर पे दे दिया जाए. अच्छा, अब बोनस शेयर्स में भी एक बड़ी जबरदस्त चीज आती है. अगर बोनस शेयर्स आप दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, देन इट इज फाइन, देन इट इज फाइन. लेकिन अगर आप ये दे रहे हैं किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स देना इज टू बी रिगार्डेड एज डीम्ड डिविडेंड. इट इज टू बी रिगार्डेड एज डीम्ड डिविडेंड, और ये अलग से टैक्सेबल होगा, ये अलग से टैक्सेबल होगा. लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स देते हैं तो फिर ये टैक्सेबल नहीं होगा. दिस इज नॉट टैक्सेबल. अगेन आप ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि बोनस शेयर्स को बेचोगे तो नॉट टैक्सेबल. मैंने ये नहीं कहा. बोनस शेयर्स को बेचने पे तो अलग से कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कंपनी जब बोनस शेयर्स अपने इशू कर देती है, जिसको हम लोग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, तो जब कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर देती है, देन एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ दोस बोनस शेयर्स, इफ द बोनस शेयर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, that is to be regarded as deemed dividend, that will be taxable as income of other sources for the shareholder. And if the act of distribution of bonus shares is with the equity shareholder, तो फिर it is not to be taxed for the equity shareholder. तो डिविडेंड देने के दो तरीके, एक मॉनेटरी और दूसरा आपने दे दिया बोनस शेयर्स के तौर पे. एक और चीज अगर हम लोग देखें तो डिविडेंड्स किस किस तरह के हो सकते हैं और उनका टाइम पीरियड्स क्या हो सकते हैं. अक्सर देखा गया है कि डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है. तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं, तो इक्विटी डिविडेंड कहा जाता है. और इन सब के बीच में एक और डिविडेंड जो हमारे इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए है, उसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड डिविडेंड. डीम्ड डिविडेंड के लिए सेक्शन हमारे इनकम टैक्स में दिया हुआ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22, और इसके अंदर भी 5 अलग अलग सिचुएशंस दी हैं. सिचुएशन ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है. गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करी है 5 ऐसी अलग अलग सिचुएशंस जहां पे किसी एक्टिविटी को गवर्नमेंट ने अज्यूम कर लिया कि ये डिविडेंड है. एक्चुअल में डिविडेंड नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है कि ये डिविडेंड है और उसको अज्यूम्ड बेसिस के हिसाब से टैक्सेबल कर रही है. देन एक और बात जो आती है वो ये है कि भाई डिविडेंड की पेमेंट जब होगी या जिस तरीके से होगी उसके हिसाब से भी डिविडेंड की बाइफिकेशन आती है. तो एक होता है आपका इंटरम डिविडेंड, तो दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड. इंटरम डिविडेंड, आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि जब कोई भी कंपनी अपना एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम ऑर्गेनाइज करती है, तो एजीएम के अंदर बहुत सारे कामों में से एक काम होता है अप्रूवल ऑफ अ डिविडेंड फ्रॉम द शेयर होल्डर. अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स एंड अप्रूवल ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द शेयर होल्डर. तो शेयर होल्डर से अप्रूवल जब लिया जाता है एजीएम में और उसके बाद अगर डिविडेंड दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड. तो मैं यहां पर लिखता हूं आफ्टर अप्रूवल.
दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ फाइनल डिविडेंड। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं लेकिन शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं होता उनके पास। शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने से पहले, एजीएम से पहले वो डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसे डिविडेंड्स को हम लोग बोलते हैं इंटरम डिविडेंड्स। तो विदाउट अप्रूवल जब डिविडेंड्स इशू किए जाते हैं या डिविडेंड्स की पेमेंट्स की जाती हैं, दैट व्हाट वी कॉल एज एन इंटरम डिविडेंड्स। तो डिविडेंड सभी प्रकार के, चाहे वो आपके प्रेफरेंस डिविडेंड हो, इक्विटी के डिविडेंड हो, डीम डिविडेंड हो, इंटरम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो, भाई किसी भी प्रकार का डिविडेंड हो, सभी प्रकार के डिविडेंड्स को टैक्सेबल किया गया है अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। यहां पे एक और बड़ी अच्छी बात है सीखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई जो अपना स्टॉक ब्रोकर का बिजनेस कर रहा है और उसने शेयर्स होल्ड करे हुए हैं एज हिज इन्वेंट्री, कि भाई फ्यूचर में जब इसका दाम बढ़ेगा मैं बेच के मुनाफा कमाऊंगा, और उस ड्यूरेशन में व्हेन ही इज होल्डिंग द शेयर्स एज एन इन्वेंट्री, उस ड्यूरेशन में अगर वो कोई डिविडेंड कमा लेता है उन शेयर्स के ऊपर, तो कायदे से देखा जाए तो इन्वेंट्री के ऊपर जो इनकम आप कमाते हैं दैट इज टू बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस इनकम, बट हेयर इट इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस इनकम। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है दैट इट विल बी रिगार्डेड एज एन इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, स्टिल विल बी टैक्सेबल एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56। और अगर आप जैसा, मेरे जैसा कोई कॉमन इन्वेस्टर है और एज एन इन्वेस्टर अगर हम कोई डिविडेंड कमा रहे हैं तो भी वो अदर सोर्सेज में जाएगा। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस कि जहां पे आपकी इनकम है तो वो बिजनेस के नेचर की इनकम, लेकिन उसको टैक्सेबल बिजनेस हेड में ना करके हम किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल करेंगे। दैट वन केस इज द डिविडेंड्स अर्न बाय द स्टॉक ब्रोकर ऑन द इन्वेंट्रीज विच आर हेल्ड बाय हिम। इसके साथ साथ में जब भी डिविडेंड की बात आती है तो जो डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड दे रही है वो डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देते समय टीडीएस भी काटेगी, और टीडीएस का सेक्शन है सेक्शन 194। ये जो टीडीएस होगा ये टीडीएस 10% के हिसाब से होगा, और वो भी तब होगा जब डिविडेंड का अमाउंट 5,000 रुपीज पर एनम से ज़्यादा होगा। 5,000 रुपीज पर एनम से ज़्यादा अगर डिविडेंड है तब आप टीडीएस के लिए लायबल होंगे और डोमेस्टिक कंपनी उसके ऊपर टीडीएस काटेगी। और इस प्रकार बेटा मैंने लगभग डिविडेंड से रिलेटेड जो सारी बातें हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। डिविडेंड का जो टैक्स ट्रीटमेंट है, नेचर ऑफ डिविडेंड, टाइप ऑफ डिविडेंड, मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, टाइम हो सकता है, इंटरम हो सकता है, फाइनल डिविडेंड हो सकता है, और सभी प्रकार के डिविडेंड्स का जो टैक्स ट्रीटमेंट है दैट रिमेन्स सेम, दैट इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन नंबर 56। होपफुली आप लोगों को ये वाला टॉपिक पसंद आया होगा, चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से समझी होंगी। इसी प्रकार से आने वाले बहुत सारे शानदार वीडियोस के लिए आप हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल मीट यू in the next video. Till that time, bye bye and take very good care of yourself. Happy learning to all of you. Bye.